छात्र नेचर के साथ जुड़ा हुआ था, रहन सहन हर चीज जुड़ी हुई थी। तो विशेष बात क्या होती थी कि हमारे कॉलेज के टाइम में उस दिनों चिपको आंदोलन पूरे शुरुआती दौर पे था, जब हम स्टूडेंट, तो उस समय जो है वहां पे श्रीनगर में कुछ छात्रों ने, जब मैं एमएससी करने आया, उससे पहले बीएससी में भुवनेश्वर में था, तो वहां भी मैं देखता था कि वहां पे मतलब स्टूडेंट मिलते थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको पेड़ देता था, या जो अपनी नर्सरी थी, आज तक चल रहा है यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटीज में या सिर्फ गढ़वा यूनिवर्सिटी में। तो मतलब ये एक इतना खूबसूरत होता है कि वो परंपरा आज तक चली आ रही है। उसमें छात्र जुड़ते हैं और प्लांटेशन करते हैं, तो उसके अब कन्वीनर भी हो गए। अब जैसे इस समय प्रोफेसर मोहन सिंह परमार उसके कन्वीनर है, पर ये दौर चला हुआ है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग लकी लोग हैं कि उस समय हमारे सीनियर या उन लोगों ने इस तरीके की बातें की थी संसाधनों को बचाने की, कि वो वातावरण यूनिवर्सिटी तक आता था। अब तो ऐसा कुछ लिंक है ही नहीं कि यूनिवर्सिटी में कैसे आएगा और कैसे जाएगा, तो बड़ा फॉर्मल लिंक है, मतलब वैसा नहीं है। तो इस दौरान जो है मैं इससे इतना प्रभावित था कि एक दिन मेरी एंट्री बड़ी एक्सीडेंटल कहूंगा मैं, बकायदा एनवायरमेंट के फील्ड में मुझे शौक था पैदल चलने का खूब, तो हमने कहा श्रीनगर से बद्रीनाथ पैदल जाएंगे। तो हमारे एक टीचर थे, वो भी साथ लग दिया, हम भी चल दिए। तो एक कैंप में रुके, तो चंडी प्रसाद भट्ट का कैंप लगा था। चंडी प्रसाद भट्ट जी चिपको के नेता रहे, काफी बड़े, उनको भी पद्म भूषण और क्या क्या सभी कुछ अवार्ड है। तो मैं उनका बहुत क्लोज बना धीरे धीरे। तो उस समय बड़े जोश में थे, तो हमें तो खाना चाहिए था, कोई फ्री में खिला दे, हम तो यूथ का पहले शुरुआत ऐसी होती है। तो मैं तो चंडी प्रसाद भट्ट जी का कैंप लगता था, उसमें महिलाएं की संख्या ज्यादा होती थी, मतलब जी पर्यावरण से ज्यादा मैंने देखा महिलाओं का प्रेम रहा। मतलब ये मेरा अपना मानना है। अच्छा, क्योंकि संस्कृति को महिला ही लेके जाती है, आदमी उतना नहीं रोल होता है। ये बहुत बड़ी बात है, 90% बहुत बड़ी रोल बात है महिला का है। जी। किसी भी परंपरा संस्कृति को आगे ले जाने में पुरुष का नहीं है, मेरे हिसाब से 10% है पुरुष का। जो नेचुरल वे में सस्टेन करता है वो महिला ही करती है, पुरुष नहीं करता। पुरुष में ना इतना धैर्य होता है, ना इतना वो होता है, मतलब पुरुष का मतलब नेचर बनाया है प्रकृति ने, ऐसा मुझे ऐसा महसूस होता है। तो एनीवे वो एक, तो वहां जब भट्ट जी बताते थे उनको कि भाई ऐसे पेड़ बचाओ, ऐसे लगाओ, तो करीब मतलब 500 महिलाएं थी उस कैंप में। तो 5 वो आती थी सवेरे, शाम को चली जाती थी। उस 500 में से 450 महिलाएं होती थी। तो मीटिंग उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमने कहा आज खाना खा लेते हैं, तो सवेरे यहाँ से जाएंगे। तो मैं दिन में हम पहुंच गए थे 2 बजे। तो भट्ट जी ने रोक लिया, उन्होंने कहा नहीं हम तो खाना खा के खसकने वाले थे। भट्ट जी ने कहा नहीं मीटिंग है शाम को, अब आप बैठिए रुकिए। तो हम 10-12 थे, हमारे टीचर भी थे। अब ये उनकी नजर होगी भट्ट जी की, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मेरे से ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, मेरे टीचर थे उसमें, पर भट्ट जी ने उन्होंने कहा आज की मीटिंग की अध्यक्षता महेंद्र कुमार करेंगे। मैंने कहा इनको मेरा नाम कहाँ से मालूम चला। अब मैं एमएससी फाइनल का स्टूडेंट था, उतने उसमें उन्होंने देखा होगा, ये बड़ा ध्यान नहीं दे रहा है, या इधर उधर जो भी देखा होगा, मतलब नहीं था जो बिल्कुल मतलब नहीं उसको। मैं ना पर्यावरण से मेरा इतना मतलब हो रहा था कि अब लीजिए प्लीज, आप लीजिए तो छोटा सा इंसिडेंट है। अब था मैंने तो मैं स्पोर्ट्स मैन होता था तगड़ा। तो क्या खेलते थे आप? मैं मतलब यूनिवर्सिटी का कलर होल्डर था, 3 गेम में यूनिवर्सिटी इंटर यूनिवर्सिटी खेलता था। तो मेरा तो ध्यान खेल खेल खेल, एक मीडियोकर स्टूडेंट था। तो वहां पे अब मैंने तो स्पोर्ट्समैन तो अपनी दुनिया में रहता है, उसकी हीमैन टाइप दुनिया होती है जी।
मैंने तो कभी भाषण दिया ही नहीं था, मैं 4 से बात कर सकता था, पर ऐसे किसी को एड्रेस करूं मैंने जीवन में नहीं सोचा था। और ऊपर से 450 महिलाएं, एक यंग आदमी, वो तो मेरे तो बैठे जब अध्यक्ष बोला तो मैंने कभी इधर पूछा क्या करता है अध्यक्ष, मुझे ये नहीं पता था करता क्या है। अब लीजिए सब प्लीज आप ले लीजिए। तो मैंने पहले इधर पूछा अध्यक्ष क्या करता है, उधर पूछा, तो सबने कहा जो सब बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा सुन और बाद में उसको थोड़ा थोड़ा बोल दे, यही करता है। पर मेरे को तो दिमाग ये काम नहीं कर रहा था कि इतने लोग बैठे मेरे को बोलना, तो मैंने जीवन में नहीं। तो साहब मैं नर्वस होना शुरू हुआ तिवाड़ी जी, और जब मेरी बारी आई तब तक तो मेरा दिमाग बुद्धि सब बंद हो चुकी थी। अब मैं जब खड़ा हुआ तो मेरे पैर भी कांप रहे थे। तो सर मैं यूं खड़ा हुआ, मैंने क्या बोला और उसके बाद शायद मैं भ्रम गिराई होगा, मतलब मुझे आता ही याद नहीं मैंने क्या बोला। 1 मिनट बोला होगा ज्यादा, 1.5, और वहां पे सब लोग हंस रहे, लोट पोट हो गए ना कि तुम भी क्या नमूना पकड़ के जाए। अब आप सोचो एक जवान लड़का पैनल का, उसके सामने 500 लोग हंस रहे हो, महिला पुरुष बैठे हुए, कि मतलब ये क्या बात जो है। तो मेरे को तो मतलब मैं क्या गुजरी है मेरे को जीवन में जो आज तक नहीं गुजरी। मैं उसके बाद गया, मैं कुछ दिन वहीं रुकना था, सोया था, मैं रात भर नहीं सोया। तो मुझको ये लगा कि भाई महेंद्र सिंह तू एक तो हीरो नहीं है, तू जीरो है। पहला रियलाइजेशन मेरा लाइफ का उस दिन हुआ। क्या जी, तो ये रियलाइजेशन ये कौन सा साल रहा होगा? ये था 79। हाँ। उसके बाद मैं फिर सवेरे उठा तो सारे लोग मेरे साथ वाले और हम लोग निकल गए। तो मैं लौट के जब आया बद्रीनाथ से, तो मैं वहीं मैंने कहा मैं यहाँ से पढ़ी को मिलने जा रहा हूँ। तो मैंने MSc फाइनल का मैंने कहा मैं एग्जाम दे रहा हूँ, फिर इधर आ रहा हूँ। तो साहब मैं आया फिर एग्जाम दे के, तो बड़ी जी ने बुलाया, बिठाया, बैठे बैठे। मैंने कहा मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ऐसा क्या होता है? तो मैं, मेरी एक आदत थी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सपाचट साफ साफ बोल देती। मैंने कहा बड़ी जी मेरी जहां हंसी उड़ी है मैं वहीं उनको बताऊंगा, मैं बहुत काम का आदमी हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और मैंने उस जिद में 3 साल गांव में बिताए, उन्हीं के बीच में रहता था। मेरे पे एक पैंट होती थी, वो जो खाना दे देते थे खाता था, उनके साथ रहता था। फिर मैं भटजी के बाद बैठता था, तो वो गुरु हो गए मेरे, मैं शिष्य हो गया, तो मैं सीखती। मैंने साहब उस दौरान जाना, क्योंकि जब मैं 3 साल गांव में गुजारा, मैं घर भी एक दिन के लिए आता था, वहीं रहता था। और जो मतलब मेरे फादर ऑफिसर थे, सब कुछ बढ़िया, मैंने कभी ऐसे गांव वाँव देखे नहीं थे, सब जैसे माइग्रेट होकर लड़के हो जाते हैं। तो मैंने तब गांव की लाइफ को इतना नजदीक से महसूस किया। उसके बाद मैं जियोलॉजी भूल गया। तो बीच में मैं समझता था, बहुत कुछ करता था, तो 3 साल बाद रियलाइज हुआ कि मुझे अगर किसी चीज को करना है, मेरे को और समझ बढ़ानी। तो इस बीच ये दिल्ली में आपने देखा होगा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन, सुनीता नारायण की, इसके डायरेक्टर उस समय होते थे अनिल जोश, वो सॉरी क्या नाम था, अनिल अग्रवाल, उस समय के जाने माने व्यक्ति थे। तो वो किसी चीज को समझने लिखने के लिए वहां आते थे, तो मेरे साथ रुकते थे, तो हमेशा जरूर आते थे, मेरे पास रुकते थे। तो मैं उनको बताता था कि ऐसा करना है, ऐसा करना, मैं खुद
तुम्हारे इतने स्किल्स हैं। जी ने कहा तुम एक बार अपने को निखारो, तुमने बहुत समय दे दिया है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई बच्चा यहीं रहे, अगर उसमें निखरने की हो तो खूब है। तो मैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट में चला गया। वहां से मुझे मौका मिला पूरे, उन्होंने कहा कि वो पूरे हिमालय को आप देखिए, अध्ययन कीजिए। तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का होता था मैं वहां चला जाता था, चाहे वो कश्मीर में होता था, मतलब मैं वहां से हिमालय को देखता था। उसके बाद जो वो मेरे को एक ऐसा अनुभव हुआ, अनिल अग्रवाल एक, क्योंकि उस समय एक ऐसी हस्ती थी इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट को समझने के लिए, शायद मैंने अपनी जिंदगी में उससे बेहतर इंसान नहीं देखा। वो कानपुर आईआईटी के पढ़े थे, वो अपना पूरा जीवन उन्होंने जो है, तो ये जो न्यू साइंटिस्ट मैगजीन है लंदन, उसके एडिटर भी रहे, पुराना रहे, वो सब तोड़ चाड़ के उन्होंने ये सेंटर फॉर साइंस एंड तो मैं वहां 3 साल रहा। उसने मेरे को थोड़ा गांव से जुड़ा मूवमेंट का भी मैं आदमी रहा, तो मेरे अंदर साहब 2 छाप आई। एक मैं आधा चंडी प्रसाद भट्ट बना और आधा बना अनिल अग्रवाल। अनिल अग्रवाल की जो एनालिटिक जो सोचने की शक्ति थी या किसी चीज को करने की, वो मैं उनको गुरु मानता। मैंने ऐसा इंसान अपने जीवन में नहीं देखा आज तक। चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ गांव के प्रति कमिटमेंट, उसको समझना, भावनाओं से समझना, उसकी अंदर तक जाके देखना, उनके बोले हुए जो सेंटेंस होते थे जो मुझे आज भी याद है। वो कहते थे जब मैं गांव की तरफ जाते थे, देखो कार्यकर्ता उसको कहते हैं जो गांव में किचन में गांव वालों के साथ बैठ के रोटी खा लो, उस दिन समझना तुम्हें गांव वालों ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं समझता हूं कि जो ये पीआरए वीआरए टेक्निक बनी, ये सब हम जो करते थे उसी पे बनी, जो उस समय के कार्यकर्ता करते थे। आज तो डीएटीए होता है जब हमारे स्टाफ जाते हैं काम करने, हमें तो सीधे गांव में जाना। बोला भाई जब आप गांव को क्या कम्युनिकेट करोगे, जब आप गांव में घुल ही नहीं पा रहे हो तो तुम सिर्फ भाषण देके कर दोगे। अच्छी बोली, अच्छा ट्रेनिंग ले ली और आपने सिखा दिया। तो बोला वो तो अपने में एग्जाम्पल है कि जब आप गांव में गए, आप गांव में सीधे क्लासरूम थोड़ी इस तरह आप शुरू कर दोगे। पहले अपनी एक्सेप्टेंस बनाओगे, उनकी बोली कैसी है समझोगे, किस स्तर से आप बात करोगे, कैसे में ज्यादा कम्युनिकेट होगा। ऐसे थोड़ी कि आप जाके बैठ जाए, फिर वो तभी आपकी बात को सुनेंगे जब वो आपको स्वीकार करेंगे। तो उनका अल्टीमेट था, जिस दिन आपने किचन में खाना खा लिया गांव में, किसी ने बुला के आपको अंदर चपले में बिठाया, आप उस दिन मानना कि गांव वालों ने आपको पूर्ण रूपेण स्वीकार किया बिगड़ किसी स्वार्थ नहीं स्वार्थ। तो मुझे लगा ये कितनी बड़ी बात है। बाद में क्योंकि जमाना बदलता है तो उसी पे पीआरए वगैरह टेक्निक्स बनती हैं कि आप सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू कीजिए, पुराना कीजिए, फिर टेक्निक, कोई चपाती डायग्राम बनाता है, कोई पुराना, अब ये सब पढ़ाया जाता है। अब बाद में तो मैं फिर ये भी पढ़ाने लगा। तो जब मैं पढ़ाता था, दूसरा पढ़ाता था, बड़ा फर्क था कि मैं तो झेला हुआ था अंदर से। मेरे एग्जाम्पल तो वो आते थे जो मैंने खुद झेले थे। एनीवे, तो वो मुझे जब मैंने वहां पे किया तो मैंने एक दिन अनिल जी से कहा, मैंने कहा भाई साहब अब मैं छोड़ रहा हूं, जबकि मैं उसका डिप्टी डायरेक्टर था उस समय। तो मैंने कहा कि भाई साहब अब तो सब लोग, ये टेरी ने मुझे इनवाइट किया, दूसरों ने इनवाइट किया। उस समय काफी पुरानी बात है, 87 में हुआ था मैंने। तो फिर सबने कहा भाई क्या, मैंने कहा भाई साहब आप मेरे से नाराज ना तो ये यार, क्योंकि वहां से उस समय सीएससी से जो भी छोड़ता था बड़ी बड़ी नौकरी में जाता था। अब मैं तो नंबर 2 था, तो मेरे को स्वाभाविक था बहुत ऑफर आए थे। मैंने कहा मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने क्षेत्र में, मुझे क्लियर तो नहीं है मैं क्या करूंगा आज की तारीख में, तो 6 महीने में मैं आपको बता दूंगा मैं क्या करूंगा। मैं तिवारी जी फिर यहाँ आया, तो मैंने कहा मैं ऐसी कोई संस्था खोल दूं, ये तो कोई तुक नहीं है। तो मैंने कहा पहले घूमूंगा, मैं सब लोगों से बात करूंगा मैं। तो मैंने काफी लोगों के साथ बात की कि आप बताइए मेरे जैसा आदमी, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, ये मेरा अनुभव है, मुझे बताइए मैं समाज में करना चाहता हूँ, मैं करना क्या चाहिए।
जो मैं अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो मुझे याद है कि यहाँ पर सबसे ऐसे ही मैं पूछता था, जाता था, तो मुझे जो लोगों ने अल्टीमेटली जो उन्होंने यही कहा, जो कि आज तक भी उतनी आवश्यकता नहीं हुई जिस बात को आप कह, उन्होंने कहा कि आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति और गांव दोनों के बीच में क्या बोला कि पहले आप एक ब्रिज बनाओ, कहा मुझे एक ने, कि जिसमें कम से कम ऐसा प्लेटफॉर्म हो कि आप लोगों की बात करने का लेवल तो एक हो कि गांव से क्या आ सकता है और यहां से गांव क्या जा सकता है, और हम उसको कैसे हम ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न नॉलेज की ब्लेंडिंग करें जिससे विकास संभव हो। हम ना पुराने को ही रख सकते हैं ना नए को रख सकते हैं, हम रोक नहीं सकते। तो आपको ये नॉलेज ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। अगर वो नॉलेज ब्लेंडिंग होगी तो गांव वाला उसको आसानी से ले लेगा, क्योंकि उसको पता है इसमें मेरी भी नॉलेज शामिल है। तो फिर सवाल ये उठा कि अगर गांव वाला जब ये कह देता है किसी काम को हम करते, अरे ये भी कोई काम है, मैं कर देता, तुम तो बड़े बन रहे हो, तो समझना ये उतर गया मैंने। तो हमने कहा कि ये, फिर मुझे ये बात बहुत पसंद आई। तो उसी काम को साहब ये हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर, तो मैंने जो आपसे कहा था ना, मेरे में आधा चंडी प्रसाद भट्ट जी का वो है जो उनकी एक्सपर्टीज थी, वो था एक्शन। अनिल अग्रवाल जी से मुझे मिला CSC से रिसर्च, तो इसका नाम पड़ा हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर। उस समय 1989 में मैंने इसकी स्थापना की। तो तब से ये 7-8 जिलों में उत्तराखंड के एक्शन में, और करीब 50,000 किसानों का जहां तक मुझे लगता है कि जीवन में बहुत कुछ बदलने का हमने प्रयास किया। और इसमें बागेश्वर जिला भी है, तो चमोली जिला भी है, तो दरवाजा का भी छोड़ना है। ये सब मेरे बहुत पुराने, ये फिर ये कहानी चलती गई। मैंने टेक्नोलॉजी, मैंने वही काम किया, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी की ब्लेंडिंग की, डेवलपमेंट। तो ऐसे अब मैं शुरू किया मैंने आपके रवाई इलाके से जब मालने, वो किया है इसलिए मैंने, कोई मेरे से पूछते तुम वहां गए कैसे, ना तुम वहां के रहने वाले हो, वहां की भाषा भी डिफरेंट है, मेरे को आज तक भी समझ में नहीं आती है ना, और मैं कभी हाई नहीं। तो मैं जब वहां गया तो मुझे एक शुरुआत करनी थी। शुरुआत ऐसी करनी थी कि ऐसी जगह से मैंने कहा मैं अपना अनुभव और एक्सपेरिमेंट शुरू करूंगा कि जहां ना मैं पहले कभी गया हूं, तो जो कुछ भी होगा वो मेरे लिए जीरो से होगा, और जहां मुझे कोई जानता भी नहीं होगा। तो मैं वहां गया उस घाटी में, और मुझे लगा यहाँ की संस्कृति कितनी खूबसूरत है, यहाँ के लोग कितने बेहतर है, उनका पहनावा कितना बेहतर है, और मेहनती है। तो यहाँ पे अगर मैं इनके बीच में रहता हूँ, और अब सवाल यह है कि मुझे एक्सेप्ट करें। वो टाइम ऐसा था कि वॉलंटरी सेक्टर यहाँ वहां समझा ही नहीं जाता था कुछ, तो मुझे लोगों को जोड़ने में इतनी कठिनाई होती थी। कैसे, मतलब शुरुआती दौर में अगर हमको वहां पे जोड़ना है लोगों को, तो राजगढ़ ही एक जगह है वहां पे आगे जाकर, तो वहां पे दख्याट गांव है, तो वहां पहली बार मैं गया, बहुत बड़ा गांव है। तो हम जब भी लोगों से हम कहें कि कैसे विकास और आपकी जो जमीन है जुड़ना है, और आप कैसे बेहतरी कर सकते हैं, मजे की बात यह कि लोग उपलब्धि नहीं होते थे। पुरुष हो सकते थे, बात महिलाओं से करनी थी, और महिलाओं पे इतना वर्कलोड था कि, और उस समय महिलाएं मीटिंग में आए ऐसा होता नहीं था। अपने
अपने संस्कृति की आपने उसमें आती थी, तो मैंने कहा ये तो बड़ा बैरियर है कि कैसे बात करेंगे हम। साहब मेरे को 1.5 साल लग गया, बिलीव नहीं करेंगे, इस प्रयास को करने में। फिर मैंने कहा एक बार सोचा है, हारने भी लगा था, तो मैंने अब कम्युनिकेशन की विधाएं तो कागजों में नहीं बनती साहब, जब सामने आपके आता है तो मैंने किसी विधा को नहीं छोड़ा। वो एक विधा, मैंने 2 विधा बताता हूं मैं आपको, 2 किस्से उस इलाके के। वहां पे उन दिनों ये अपना रामानंद सागर का कैसेट रामायण के ये मिल रहे थे वीडियो, तो मैं लाया टीवी, जनरेटर भी उठा के, तो कुछ नहीं होता था उस गाँव। और मैंने कहा महिला इतना काम में व्यस्त रहती थी कि 10 बजे से पहले रात के फुर्सती नहीं। तो मैंने कहा भाई रात 10 बजे मिलेंगे, तो क्या बोला कि अब ये चलेगा उसको देखने, क्योंकि वहां इतना स्ट्रांग संस्कृति है, लोग इन चीजों को इतना पसंद करते हैं। तो साहब रात को पूरी भीड़ लग गई। अब यहाँ पे टीवी रखा हुआ है और ये दखैट गांव की बात है, और लोग आए शुरू। तो उस टीवी में जब हम रोकते थे, बोलते थे साथ में ऐसा ऐसा, तो लोग बहुत गुस्सा करते थे, क्या बकवास करो, देखने दो तुम। तो पक्की बात है। अब मेरे लिए समस्या यही थी कि भाई पहले 4 लोग इकट्ठा तो हो, है ना, क्योंकि ये तो अब उस दौर से जब मैं गुजरा तो धीरे धीरे लोगों ने सुनना शुरू किया। तो फिर एक किस्सा तो ये, उसी दूसरा किस्सा उसी गांव का। तो मैं एक दिन वो नीचे जा रहा, तो एक वो बाजार से नीचे से चढ़ रहा, लौकी वॉकी रखी हुई है हाथ में उसके। मैंने कहा कहाँ से आ रहे हैं तुम ये लौकी वॉकी लेके? बोला नहीं बाजार से खरीद के ला रहा हूँ। मैंने कहा तुम करते क्या? बोला जी मैं किसान हूँ। मैंने कहा बाजार से लौकी लाता है, सामने को तो किसान बोलता है ना, डूब भर। मैंने कहा सामने दिख रही है, कितने तेरे खेत खाली है? बोला जी उसके समझ नहीं आया, चल दिया वो भी उधर को। उधर कहा ऐसे बोलने वाले बहुत होते ही। तो मैंने मुझसे कहा कि आप थोड़ा सब्जी उगाइए, देखिए। तो मैंने क्या किया, वहां प्राइमरी स्कूल था एक, मैंने वहां जो अध्यापक थे, मैंने कहा आप यहाँ पे एक नर्सरी बनाइए, मिर्च की, टमाटर की, बैगन की, जो और ये बच्चे देखेंगे। इनको कहना तुम्हारी क्यारी है छोटी छोटी सी, जो भी सपोर्ट है वो मैं करता हूँ। अब वो बन गई, अब बहुत तो बहुत हो जाती है। तो मैंने कहा आपने इतना करना है। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया था, मैंने कहा आप बच्चों से कहना कि ये आप पौध लेके जाएंगे घर में, आपके मम्मी पापा आप जिससे मिलकर लगाएं, अब जिसके अच्छी सब्जी होगी उसको नंबर मिलेंगे। मैंने कहा आप मेरा साथ दीजिए। तो उन्होंने बोल दिया ऐसे ऐसे नंबर मिलेंगे, 0 आ जाए, फेल हो जाओगे तुम। अब साहब उन्होंने बोला घर में अपने माँ बाप कि भैया ऐसा ऐसा होना है। तो फिर बच्चों के हाथ से दिए वो पौध। मेरा जो वेजिटेबल प्रोग्राम जिसकी आपने बात करी, आज आपको ही बता रहा हूं इसकी शुरुआत कैसे हुई, है ना। तो साहब दिए, तो अब जब बच्चे ने दिए में घर में, माँ ने कभी लोगों ने तुरंत जुड़ लगा और सब देखने लगे। अब अच्छा खासा बैगन हुआ, टमाटर हुआ, क्योंकि तो सारे घरों में गई इतनी। तो फिर वहां से उनका मेरे को मैसेज आया, मेरा स्टाफ ऊपर से रहता था वहां राजगढ़ी। अब खाया खुया वो तो इतना हो गया। तो उन्होंने क्या किया, सबने हमारे यहाँ पलटे होते हैं बोलते हैं, जो भरे उन्होंने, हाँ, अब उठा के हमारे ऑफिस में डाल दिया। लोग पकड़ो अपने बैगन, पकड़ो अपने टमाटर। उसी दिन मैं आया, समझी क्या हो रहा है, मतलब कोई बेच रहा है या बोला जी वो सब आए, उन्होंने कहा जी अभी हमने खा भी तो दिए, क्या करना है इतने का, ये पकड़ो आपने। तो मैंने कहा भाई बुलाया, मैंने कहा बैठे तो आ गए, क्या मेरे कम से कम प्यार करते थे, तो मेरे कहने से आकर बैठ गए। तो मैंने कहा चाय वाय पीते हैं, बैठे रहे। मैंने कहा भाई इसको बेच दो ना जो तुम खरीदने जाते हो। तो मैंने बड़ा समझाया, मैंने कहा देखो इतना आपने सब्जी उगाई, ये भी तो बचत है आपकी, खरीद के नहीं लानी पड़ी।
पर आप है, तुमने कहा जी हम तो जयाड़ा लोग हैं, हम क्या सब्जी बेचेंगे? वो वहां के अपने को तगड़ा ठाकुर मानते हैं। हाँ। नहीं, ये है? मैं कहा भूखा रह जाएगा तू, है ना? तो मैंने भाई ये कौन सी सोच है? ये मतलब मेरे को डेवलपमेंट में आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे क्या क्या चीजें टकरी है ये, कि कौन सी हम कभी कैलकुलेट नहीं कर पाते कौन सी चीज रोक रही है। तो मैंने कहा यार, और उस वजह से मेरे को जब उन्होंने अडॉप्ट ही नहीं किया था, तो मुझे वहां से हट के मैंने कहा तो नहीं हो, मेरे दिमाग में जो कल्पना थी कि स्थानीय संसाधनों से ही अपने जीवन बेहतर हो, मैं वहां से हार गया। मैं वहां से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नीचे नौगांव जो जगह है, तब मैं आया जहां इनका गांव है राजकुमार जी। पूरा नहीं, नौगांव में रहते हैं। हाँ। तो वहां जब मैंने कोशिश अडॉप्ट किया तो वहां पे थोड़ा थोड़ा लोगों ने उसको समझा, और वो प्रोग्राम जो बच्चों से मैं कोशिश करते करते यहाँ भी आया, वैसे बच्चों से फिर पकड़ा, फिर डलवाया, यहां वो कैच कर दिया। अब आप बिलीव नहीं करेंगे साहब, करीब 8,000 लोगों ने अडॉप्ट किया उसको, और 2000 मुझे याद है एक बार मैंने कहा गिनती तो करो ये होता कितना है, मैंने सर्वे लगा दिया। तो मैंने एक क्रॉप लगाई, टमाटर पे करवाया था मैंने, तो 2010 में जो टमाटर गया था करीब 12,000 मेट्रिक टन टमाटर गया था। ओहो, 12,000 मेट्रिक टन जी। और अब तो मेरे ख्याल से 100 गाड़ियां निकलती हैं, मदर डेयरी और 100 गाड़ी रोज। हाँ, जीप वीप 100 निकलती सीजन में। ये आपका वही प्रयोग था जो स्कूल से शुरू किया था जी, बहुत बड़ी बात है। मतलब जब लोग, मेरा कहने का मतलब ये, डेवलपमेंट गवर्नमेंट नहीं कर सकती जी कोई नहीं कर, डेवलपमेंट हमारे अंदर छुपा है जी। मुझे एक ने कहा था कि हम परिस्थिति बदल पाए ना पाए, पर मनोस्थिति बदलने की कोशिश करनी चाहिए। एक बार दोबारा बताइए। है ना? परिस्थिति, आप परिस्थिति चाहे बदल पाए ना पाए, जी उद्देश्य होना चाहिए कि आप मनोस्थिति बदले लोगों की। जी, बहुत बड़ा संदेश है। तो मुझे लगा कि जब वो एक ने दिया, दूसरे को भी मैसेज किया, तीसरे को भी गया, तो मैं जब भी गया इलाके में, मैं एक ही बात कहता था, मैंने कहा कम्युनिकेशन का, तिवारी जी, जो मेरी नजर में जो जिंदगी का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो मैंने सीखा, जिसको मैं मंत्र मान के आज तक काम करता है, गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे उठाए थे। आज आप देखें कितने प्यारे हैं दुनिया में, इतने सरदार घूमे, और उसके अलावा जो पकड़ नहीं भी लगाए तब भी प्यारे घूमे। तो इससे बड़ा कम्युनिकेशन सक्सेस का एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है कोई, कि आपको अपनी बात 5 लोगों को कम्युनिकेट करनी है, और वो 5 अगले 5 को करेंगे, वो 5 अगले 5 को करेंगे। यही कम्युनिकेशन का सिद्धांत है। तो मैंने भी वही अपनाया। मेरा ये था भाई, एक गांव में जाओ, 5 के साथ काम करो, फिर लोग उसको देखेंगे, अच्छा लगा वो उसको अपनाएंगे। क्योंकि किसी के विकास को आप अपने हाथ में लेके कभी भी नहीं कर सकते, किसी की आवश्यकताएं की पूर्ति आप कभी नहीं कर सकते। तो अगर वो अपने में आपने उनको, फिर हम नॉलेज के ऊपर बिलीव करते हैं कि लोगों को नॉलेज हो, क्या बीमारियां लग रही हैं, क्या हो रहा है, और उसको हाथ पकड़ तक वहां तक ले जाओ जब वो उसका फल भी ले ले। इतना ही करना होता है। मैं पहली बार आता हूं, 5 लोगों के साथ काम करता हूं, और उनके साथ लगातार जाता हूं, देखो यहाँ पर इतना पानी डालो, यहाँ पर ये इलाज करो, यहाँ पर ये करो, और जब तुम्हें 2 रुपए मिल गए, फिर सोचो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी स्थिति। तो फिर वो जब उसको लगता है कि मैं कर सकता हूं, वहां तक बस आपको हाथ ले जाना है। गवर्नमेंट क्या करती है, डिमॉन्स्ट्रेशन के नाम पे बांट देती है बस। नॉलेज बैकअप, विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्चुअल में मुझे तभी अच्छा लगा जो शब्द मैंने यूज करा, जो मुझे
जी। मैंने कहा मनोस्थिति, जब तक वो मेरे को कम्युनिकेट नहीं है और मैं उसको अगली बार फिर करूंगा, मुझे अच्छा लगा, मुझे फिर करूंगा, तो यही डेवलपमेंट है। मुझे कोई बार बार मेरे मुंह में थोड़ी डाल सकता है, और वो विकास नहीं है। और जो हमारा विकास जो चला आ रहा है, मेरे को इसीलिए मैं मतलब इससे थोड़ा सी बहुत पसंद नहीं करता हूं मैं इसको, क्योंकि इसके अंदर मैं इसको बांटो विकास बोलता हूं जी। कि जो भी है बांट दो, और जो नॉलेज बैकअप होना चाहिए वो नहीं है। तो इसलिए जो आप जो करने की जो बात कर रहे हैं, मेरा जीवन में मेरा भी यही एक सपना था कि काश ऐसा होता कि ये नॉलेज सपोर्ट कौन देगा। मैंने बीज बांट दिया, मेरी मशीन भी बांट दी है, लोगों को चलानी नहीं आती, उनको ठीक करनी नहीं आती, तो जब नॉलेज गैप है तो सस्टेन कैसे करेगा। तो अगर ये रोल हमारी यूनिवर्सिटीज निभाती हैं जी। इस नॉलेज गैप को, और ये डेवलपमेंट वाले बांटने की तो कमी नहीं है, बांटते रहेंगे। जी। जो गैप है वो नॉलेज का है। तो अगर ये एक ऐसी प्रोसेस आती है और इस तरीके प्रोग्राम की अगर कुछ ऐसा एक एक्सपेरिमेंट आ जाए यूनिवर्सिटी के साथ कि भाई आप जो है नॉलेज सपोर्ट कीजिए, और इसमें मुझे लगता है पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट होना बहुत जरूरी है। जी। और जो गवर्नमेंट खुशी से करे कि भाई आपने इस ब्लॉक के अंदर ये आपने करा, इतना बांटा, अब ये हुआ कि नहीं हुआ। अभी मैंने करीब 6 महीने पुरानी बात होगी, मैंने सीएम साहब के साथ में बैठा हुआ था, तो कहने कुंवर साहब कैसा चल रहा है। मैंने चलता तो आपके लोगों के हिसाब से सब ठीक है, मैं तो सीधे बोल देता हूँ। वो मेरे को मतलब अच्छा मानते हैं कि मतलब उनको पता है ये बीजेपी वगैरह कुछ नहीं मानता, इस तो मेरे को काफी वो, तो जब भी होता है तो कहते हैं आओ एक कप चाय पीते हैं, तो मेरे से पूछने लगे, मैं सीधे बोल देता हूँ। तो मैंने कहा आपका, मैंने कहा चलिए भाई, जब वहीं पे वो पड़ा हुआ था एक अखबार, उसमें ऐड था सरकार का एक, तो उसमें ये होता है, उसमें था कि भी सरकार ने इतना अदरक का बीज बांटा, इतना ये बड़े सरकार के ऐड होते हैं, उसमें फोटो होती है। तो मैंने कहा सर ये तो डेवलपमेंट का पैसा है, ये तो जो लोगों से ही जनरेट हुआ है, इसको आपने अगर अदरक के रूप में परिवर्तित करके बांट दिया है, क्या ये विकास है। बोले मैं बात तो समझ गया आपकी, मतलब वो इस बात को बड़े बेहतरीन इंसान है। उन्होंने बोला आप मेरे को कुछ जो बोलो। मैंने कहा सर यहां पर ये आना चाहिए था इस ऐड में, अदरक पैदा हुआ और इससे इतने लोगों को इतना आर्थिक लाभ पहुंचा, तब तो हम अचीवमेंट मानते हैं। यहाँ तो आपने सिर्फ बांट दिया। उन्होंने उस दिन से अपने सेंटेंस बदल दी। अच्छा। इट्स सच ए नाइस पर्सन, बहुत बेहतरीन इंसान है वो। तो अब वो कहते हैं कि भाई मुझे ये बताओ ये नहीं होगा, तो एक इसलिए मतलब मैं इन चीफ मिनिस्टर को बहुत अच्छा मानता हूं कि इनके अंदर वो क्षमताएं हैं कि वो सामने वाले को सुन लेते हैं। ये मैंने किसी में नहीं देखा। अच्छा। हाँ, मतलब उनके अंदर ये है कि अगर आप जाएं अपनी बात उसको रखें तो और कायदे से तुमको गुस्सा होना चाहिए था, वो गुस्सा नहीं, मतलब सच है। मैं इसलिए उनको लाइक करता हूँ कि एज ए पर्सन कि एक आदमी के अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि जो आप बात रखो वो सुन ले। खंडूड़ी जी भी थे, वो भी बात को मतलब सुनते थे, समझ जाते थे, वो भी निर्णय ले लेते थे कि मतलब कि बात को समझ जाते थे उसका, और वो उस पर जाके निर्णय लेते थे। उनके अंदर भी ये गट्स थे। बड़े लोग सोचते थे बहुत गुस्सा करते हैं, यूं रहते हैं, पर नहीं, आप अगर कायदे की बात बोलोगे, वो फौजी आदमी थे, तो तड़ाक से समझ जाते थे कि नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण बोला है, और उसके ऊपर एक्शन निर्णय लेते थे। वो आपसे मतलब फिर चाहे वो बात करे ना करे, पर उस पर एक्शन हो जाता था। तो ये सेम ये भी ऐसे ये डिसीजन मेकर है, बहुत फास्ट डिसीजन मेकर। आपकी निगाह में भारत विश्व गुरु जैसा जो एक्सपोजर रहा, आपका जो जीवन क्या कहते हैं, आपने युवा स्थिति से शुरुआत की और गांव से इतना आपको लगाव रहा, सरकार को भी आप काफी नजदीक से देख रहे हैं, और जो अभी यूनिवर्सिटी के साथ अलग अलग एचआरडी मंत्रालय और कई 25 मंत्रालय जुड़ रहे हैं आदरणीय विजय तिवारी जी के द्वारा,
और पूरी टीम, आप जैसे लोगों की गाइडेंस, आप अपनी निगाह में जो यूथ का भी जीवन आपने देखा, गांव का कठोर जीवन भी देखा, लग्जरी जिंदगी भी आपके परिवार से जो आपको मिली, उसके बावजूद भी आपने इतनी कठोर लाइफ को जिया। आप आज के युवाओं को क्या संदेश देंगे जिससे वो एक ग्लोबल सिटीजन बन सके? देखिए, उनके साथ आज तो आप ये देखें, आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं, विज्ञान के चमत्कार हैं सब ये, कि जिस समय विवेकानंद जी ने या महात्मा गांधी जी ने या जो उनका मैसेज आज मतलब जब दुनिया में छा सकता है जी, जब कुछ नहीं थी सुविधाएं, कोई साइंस टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी जी, तो आज की जनरेशन के सामने तो प्लेटफॉर्म खड़ा है, ये एक छोटा सा ये जी, इंडिया के अंदर पहुंचा देता है टेक्नोलॉजी। हाँ जी, टेक्नोलॉजी। तो आज बहुत युवा के पास एकदम से मतलब एडेड एडवांटेज है, उसको जाके अब जो जहां तक हिंदुस्तान का जो विश्व गुरु का जो सपना है जी, तो मैं आज भी इसी बात को मानता हूं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान को जो हम कह रहे हैं विश्व गुरु बनाएंगे, हम आज बात कर रहे हैं अपने योगा को आगे पहुंचाने की, हम आज जो हमारी जो संस्कृति की विशेषताएं हैं उनको हम आगे रख के अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं जी, हम उसको बेहतर करना है। तो ये युवा ही तो एग्जाम्पल है। जी, बात 4 लोगों तक नहीं जाती अगर हम उसको खुद नहीं अपनाते। जी, तो अगर मैं वही बात जो है मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आज दुनिया के सामने हमारी जो अपनी संस्कृति की जो खासियत है और ये जो मॉडर्न नॉलेज है, इसकी ब्लेंडिंग जरूरी है अगर इसको आगे आपको दुनिया को पहुंचाना है। जी, तो अगर और ये अवसर इन यूथ के पास है। आज तो भाषा का गैप भी नहीं है, क्योंकि आज बाय सब्जेक्ट यूथ ट्रेंड है। वो अगर मान लीजिए हमारी जो संस्कृति, आज आप देखिए जो हमारे लोग जो बाहर कमाल कर रहे हैं वो वही तो है जो भाषा को एकदम से ट्रांसलेट कर लेते हैं, बेहतर तरीके से पेश कर देते हैं और नॉलेज उनके पास ही बैंक है पूरा। तो मेरा ये मानना है कि जो एक्चुअल नॉलेज जो हिंदुस्तान को आगे यूथ को जो देनी चाहिए, खास तौर पे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सारी दुनिया की क्लाइमेट मिलती है जी, और दुनिया का ऐसा कोई शायद दूसरा देश नहीं है कि जिसमें ये सारी क्लाइमेट मिलती है। यहाँ कोल्ड डेजर्ट भी है, तो आपका राजस्थान भी है, तो गंगा का मैदान भी है, तो कोस्टल एरिया भी है, तो वेटलैंड्स भी हैं, तो मतलब दुनिया के जितने मेजर इकोसिस्टम है सारे के सारे यहाँ मिलते हैं। तो इनके साथ जीना कैसे है, शायद ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनके साथ आपको बेहतरी रखनी है। अगर माना आप देख लीजिए कि अभी कोविड हुआ, इतनी सारी बातें हुई, कोरोना के जो केसेस आए, इंसान कितना विकसित क्यों ना था, डर गया, जी, नेचर को समझा कहा है, मतलब इतना कुछ विकास किया साहब। लेकिन आपको लगता है कि कोविड है, अब देखिए ना कि जो हकीकत हुई है, घर से बाहर निकलने में डर गए, सरकारें आप देखिए इकोनॉमिक बोल गई, कारखाने बंद हो गए, माइग्रेट हो गए, मतलब आप 1 मिनट में देखें दुनिया हिल गई। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कोविड नाम की कोई चीज है? डेफिनेटली है, मतलब उन्हें नाम उसका कोरोना दिया, अलग चीज है, बट वो वायरस तो है ही। कुछ तो काफी हद तक फैब्रिकेशन भी, मतलब ये जब जिस हिसाब से फैल रहा है, लोगों पे जा रहा है ना, तो अब ये मैं इसके सोर्स तो नहीं जानता हूं, ये कैसे पैदा हुआ, ये मैं इस पर कोई बहस, मतलब मैं इसको, मतलब मेरे को इतना दूर तक नहीं, बट ये जरूर है कि मेरे ही सर्किल में कोई 100 से ऊपर लोग मर गए, इनको जाना नहीं चाहिए था। अच्छा, हाँ, ग्लोबली या उत्तराखंड में जिनको नहीं जाना चाहिए था, और उसके खौफ में इतने लोग और चले गए जिनको मैं जानता था। मैं नेशनल डाटा वगैरह कुछ नहीं जाना, मेरे तो ये है ना, मैं पब्लिक आदमी हूं,
तो मेरे को तो तुरंत मेरे सर्किल में किसी की डेथ होती है इसमें आ जाता है फेसबुक में। तो मैं तो इसको गिन के बोला, तो मैं 111 तक तो गिने में थे, जिसमें से 97 कोरोना से गए थे। और अब ये तकरीबन हर रोज ही है। लेकिन जो मैंने देखा है, रूरल बेल्ट में कोरोना नाम की चीज नहीं। वहां पे यहां क्या हुआ है, ये उनमें कम गई है जो मेरे को, मेरा अपना अनुभव है, मतलब कोई डाटा नहीं है। मैंने देखा जो बहुत मेहनती हैं, जो पसीना बहाते हैं, उन पे अटैक नहीं कर पाया मेरे को, जहां तक समझ में, क्योंकि मेरे घर में भी काम चल ये रहा है। बहुत बड़ा संदेश है आपका, ये बहुत बड़ा संदेश है लोगों के लिए कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। तो मैं इनको जो देखता हूँ, जितने मेरे घर में भी काम कर रहे हैं, प्लाने कर रहे हैं, मेरे घर का प्रिपेयर चल रहा था, तो उसमें लगे रहते हैं। तो ऐसे ही मैं सब जगह देख रहा हूँ। गांव में तब गया है जो डेंजर पॉइंट हुआ है कि जैसे हमारे एक इलाके में, एक गांव में 80 निकले सीधे एक साथ। ओहो, वो शादी में, उसमें, और वो मतलब कम्युनिटी जो होते हैं। तो मेरा जो अभी मेरा सबसे बड़ा डर जो है, ये उत्तराखंड में अभी महाकुंभ होने वाला है। लेकिन दूसरी चीज जो मैंने इसको देखा, ऑब्जर्व किया, हमने मतलब मॉडर्न साइंस में, और हमारी सरकार भी उसमें इन्वॉल्व थी। हमने आयुर्वेद को इस समय भी दबाने की कोशिश की, आयुष को। तो प्राइम मिनिस्टर ने आकर के इंटरव्यू किया, तो ना हमारे हेल्थ मिनिस्टर तो बोल चुके थे कि आयुर्वेद के बस की बात नहीं है। जबकि हमारा आयुर्वेद जो है, हमारा योगा नेचुरोपैथी है, आयुष है, उसने इतनी महामारियां, पता नहीं कितने सालों से, कितने सदियों से महामारियां झेली उसका होंगी। ज्ञान नहीं है हमें असल में। मैं कहा उसके बावजूद तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ। ये तो मानना है बिल्कुल। आज आप हिमालय के घास को नहीं पहचानते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हम भी चलते चलते कितना बड़ा घाव क्या न हो जाए, हमारी वो कुंडा घास होती है, हम उसको यूं पकड़ के लगा दें, खून इमीडिएटली रुक जाता है, डॉक्टर नहीं रोक पाएगा। कौन से घास? खुशबू होती है, पूजा के लिए होती है, हम लोग लोकल भाषा में कुंडा कहते हैं, आर्टिमिशिया ही है वो बेसिकली। अच्छा। तो आप उसको तो पूजा में भी यूज करते हैं। वो झाड़ों की तरह होती है पहाड़ों में। तो हम लोगों का तो ये होता था कि जैसे किसी कटपट गया, जंगल में हो गया, नहीं पकड़ा चेप, तो कितना बड़ा घाव गया, वो खून रुक। तो ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो हम तो जाते रहते हैं, तो लोग जब गांव में रहे जाओ थमा देते हैं, ये लोग कभी खाओ। तो हमको एक्चुअल दूसरा, वो तो आप सही कह रहे हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करते हैं। हमने सिर्फ वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से किया, पर वनस्पति विज्ञान की जो उससे आप कैसे हेल्थ से उसको, उस पर इन्वेस्टमेंट का कुछ भी नहीं है। तो वो तो अपनी जगह पे चाहिए, इन्वेस्टमेंट नहीं, रिकग्निशन भी नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ जबकि हमारे पास इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इतनी बड़ी। तो मुझे लगता है कि मैं तो एक ही बात मेरे को समझ में आती कि अगर आप जो प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी हुई जो नॉलेज है, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छुपी हुई है जी, उसको जरा सी हम तवज्जो दे दें तो हम तो विश्व गुरु तो हैं ही है जी। और तवज्जो दे दे तब है। हाँ, तब है, अभी नहीं है। हाँ, अभी नहीं है। हम इन चीजों को क्यों, अब आप देखिए जर्मनी कितना गया, आपके उन्हीं वेदों को तो पढ़ के कर रहा, हम नहीं कर रहे। आज होम्योपैथी में सबसे आगे पहुंच गया, तो ये तो बाहर वाला कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं इस पे खर्चा। तो इस तरह की चीजें हैं कि हम अगर, और हम कैसे करें कुंवर साहब, इसके ऊपर भी जो मतलब युवा है वो मतलब कैसे करे, उसके लिए भी आपके पास कुछ ऐसी युक्ति है? जैसे आपने बच्चों का बताया, तो ऐसे कैसे करें, कैसे जुड़े उन चीजों? मुझे लगता है कि मतलब जहां तक मेरा अल्प ज्ञान है, पर मैं जो मुझे देखते हुए लगता है जी, मुझे लगता है कि जो मैं सबसे बड़ा गैप पाता हूं, हम अपनी एजुकेशन को, खासतौर पे यूनिवर्सिटीज को, ये जो
स्थानीय संसाधनों पे या अवसरों पे आधारित होकर चलनी चाहिए थी, वो नॉलेज देना चाहिए था। जी। हमने एक जनरल ट्रेन पकड़ लिया। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे यहाँ पर एशिया का सबसे रिच वाटर रिसोर्स है हमारे पास, तो मेरे पे वाटर इंजीनियरिंग की क्यों नहीं है कॉलेज? उत्तराखंड का 70-80% एरिया फॉरेस्ट के अंदर है, तो मुझे फॉरेस्ट से जुड़े हुए संसाधनों, रिसर्च, नौकरी, इंटरप्राइज, इन सब के इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं है? FRI है ना इतना बड़ा? FRI तो IFS बनाने के लिए हुआ, और FRI आज उसी की खाता है जो अंग्रेज काम कर गए थे। ऐसा अपना कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन। अच्छा, हम आपसे 2-3 चीजें चाहेंगे इस पे, कैसे हम लोग काम करें। एक तो आपने जो भी काम किया है, कि उस पर जाहिर बात है आपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी किया होगा, क्योंकि उतना काम हम करें उसका फायदा नहीं है। उसके नेक्स्ट स्टेप आपके साथ, आपकी दृष्टि से और जो भी थोड़ा हम लोग मिलकर के कर सकते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट उसमें करना चाहेंगे। जो भी आपने रिसोर्सेज डेवलप किए हैं उसको भी हम इसके साथ एड ऑन करना चाहेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज नॉलेज भी है, रिसोर्सेज बाकी चीजें भी, और जो आपने, ठीक है ना, इस पे जो भी वो टर्म्स एंड कंडीशंस एक अलग विषय है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, वो अलग विषय है। जी। तो इतना हमको अगर प्रोवाइड हो जाए, ये अभी ये लोग यहाँ पे 5 दिन रहेंगे, आज तो हम लोग चले जाएंगे, ये निखिल जी का ज्यादा आना रहेगा, हम लोग आते रहेंगे, और ये आदरणीय महेंद्र कुंवर जी, बहुत बहुत धन्यवाद लोटस टावर टीवी पर आपके साथ जुड़ने के लिए। और विजय तिवारी जी, इंडो यूरोपियन चैम्बर के अध्यक्ष, और हमारी सारी पूरी टीम आपका तहे दिल से अभिनंदन करती है और धन्यवाद करती है।